हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। तो हमने सेक्शन 107 तक कवर कर लिया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 108 के साथ और ये चैप्टर आज ख़त्म कर देंगे। सेक्शन 108 टॉक्स अबाउट मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में सर्च होगी। ये जो सर्च ऑर्डर्स होंगे ये ओरल ऑर्डर्स होंगे। तो इसको पढ़ लेते हैं। एनी मैजिस्ट्रेट, तो पहली चीज़, हर मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल दोनों। मे डायरेक्ट सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस, वो क्या कह सकते हैं कि मेरी प्रेजेंस में सर्च करो। कब कहेंगे? ऑफ एनी प्लेस फॉर द सर्च ऑफ विच ही इज़ कम्पिटेंट टू इशू सर्च वारंट, अगर उस प्लेस के रिगार्डिंग वो सर्च वारंट इशू करने के लिए कम्पिटेंट है तब। ठीक है, अगर किसी प्लेस के लिए वो सर्च वारंट इशू करने के लिए कम्पिटेंट नहीं है तब फिर ये ओरल ऑर्डर्स ऑफ सर्च वो इशू नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि एक तो एनी मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं, दूसरा कब करेंगे? जब वो उसके सर्च वारंट इशू करने के लिए कम्पिटेंट होंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 109, पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एट्सेट्रा प्रोड्यूस्ड। तो इम्पाउंड करने की पावर है यहाँ पर कोर्ट के पास। बट इम्पाउंड मीन्स क्या कि उस डॉक्यूमेंट को आप अपने पास एक तरह से सीज करके रख सकते हो कि जब डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड हो जाता है तब फिर उसको आप रिलीज़ नहीं करवा सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, वो कोर्ट का डॉक्यूमेंट बन जाता है, उसके बाद वो आपका डॉक्यूमेंट नहीं रहता। तो कोर्ट कब करेगी इम्पाउंड? तो एनी कोर्ट, सेम चीज़ कि हर कोर्ट के पास ये पावर है। मे डिस्क्रिशनरी है। इफ़ इट थिंक फिट, अगर उसको सही लग रहा है तब। इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, तो किस किस चीज़ को इम्पाउंड कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट को भी कर सकते हैं और थिंग को भी कर सकते हैं। कब करेंगे? प्रोड्यूस्ड बिफोर इट अंडर दिस संहिता, जब वो डॉक्यूमेंट और थिंग कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई डॉक्यूमेंट और थिंग है जो कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं हुई तब कोर्ट के पास उसको इम्पाउंड करने की पावर नहीं है। ठीक है, कोर्ट के पास सिर्फ तब पावर है जबकि वो डॉक्यूमेंट और थिंग आपके सामने प्रोड्यूस कर दिया गया है। ओके, तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, कौन कर सकता है? एनी कोर्ट। दूसरी चीज़, कब कर सकते हैं? जबकि वो उनके सामने प्रोड्यूस कर दिया गया हो। उसके बाद आ गया हमारे पास सेक्शन 110, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेसेस। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट मतलब कि अगर इंडियन कोर्ट को अपने समन्स और वारंट्स की एग्जीक्यूशन करवानी है बियॉन्ड देयर लोकल जुरिस्डिक्शन और बियॉन्ड इंडिया, ठीक है, तो उन केस में कैसे होगी? और अगर उस कोर्ट को एग्जीक्यूट करवानी है, चाहे फॉरेन कोर्ट है, उसको इंडिया में करवानी है एग्जीक्यूट, तब भी कैसे होगी? और अगर दूसरी कोर्ट को विद इन इंडिया अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर करवानी है तो तब कैसे होगी? फॉर एग्जांपल, अगर पंजाब की कोर्ट को जो एग्जीक्यूशन करवानी है अपने समन और वारंट की इन गुजरात, तो वो कैसे होगी? अगर गुजरात की कोर्ट को करवानी है पंजाब में, वो कैसे होगी? अगर पंजाब की कोर्ट को करवानी है अमेरिका में तो वो कैसे होगी? अगर अमेरिकन कोर्ट को करवानी है पंजाब में तो वो कैसे होगी? ठीक है, सो ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। तो ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट जो है एग्जीक्यूशन ऑफ समन्स और वारंट्स की, वो इस सेक्शन में डील करी गई है। तो ये अदरवाइज़ बहुत बोरिंग सेक्शन होता है, बट हम इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे तो ये हमें बहुत ईजी रहेगा। और आज के टाइम में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने का सेक्शन है, बिकॉज अक्यूज्ड क्या करते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं। तो जब तक हम उनके अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट करते हैं तो उन पर समन्स और वारंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते। तो अगर हमें इसकी नॉलेज होगी तो दैट वुड बी ईजी फॉर अस। तो सबसेक्शन 1, वेयर अ कोर्ट इन द टेरिटरीज टू विच दिस संहिता एक्सटेंड्स हेयरिन आफ्टर रेफर टू एज सेड टेरिटरीज डिज़ायर्स दैट, तो वो कोर्ट्स जिनके ऊपर BNSS अप्लाई हो रहा है, अगर उनको लग रहा है, वो चाहती हैं क्या करवाना, आगे 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, बट जिन टेरिटरीज़ के ऊपर BNSS अप्लाई हो रहा है उनको हम क्या कहेंगे इस सेक्शन में? सेड टेरिटरीज़। ठीक है, तो एक और वर्ड आएगा हमारे पास, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, तो वो अलग मतलब है उसका और सेड टेरिटरीज़ का अलग मतलब है। तो ये आपको ध्यान रखना कि सेड टेरिटरी इस सेक्शन में उसको कहा गया है उन कोर्ट्स को जिनके ऊपर BNSS अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जिन कोर्ट्स के ऊपर BNSS अप्लाई हो रहा है, अगर वो चाहती हैं क्या, अ समन्स टू एन अक्यूज्ड पर्सन, किसी अक्यूज्ड पर्सन के ऊपर समन सर्व करने हैं या अक्यूज्ड पर्सन की अरेस्ट वारंट इशू करने हैं
या समन्स टू एनी पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड एंड प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और थिंग, तो उनको समन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और थिंग भेजने हैं या सर्च वारंट भेजना है। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, इशूड बाय इट शैल बी सर्व्ड और एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस, तो अब वो इसको इशू कर देंगी, बट उनको एग्जीक्यूट कहाँ करवाना है, अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर। पंजाब की कोर्ट को गुजरात में करवाना है या फिर पंजाब की कोर्ट को करवाना है अमेरिका में। ठीक है, तो जो पंजाब की गवर्नमेंट को करवाना है गुजरात में वो कवर होगा इसके फर्दर सबसेक्शन 1 में, और जो पंजाब की कोर्ट को करवाना है अमेरिका में वो कवर होगा सबसेक्शन 2 में। तो इसको पढ़ते हैं। तो विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट इन एनी स्टेट और एरिया इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिया में ही है स्टेट, उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर होना चाहिए वो एरिया। आउटसाइड दी सेट टेरिटरीज, सेट टेरिटरीज हमने कौन सी कहा था, जिनके ऊपर बीएनएसए सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उनसे बाहर है, तो मैं पंजाब की टेरिटरी हूँ, मुझसे बाहर है वो। ठीक है, बट विद इन इंडिया है, तब इट में सेंड सच समन्स और वारंट इन डुप्लीकेट बाय पोस्ट और अदरवाइज। तो अगर पंजाब की कोर्ट को गुजरात में करवाना है तो पंजाब की कोर्ट क्या करेगी, उन समन्स और वारंट्स को डुप्लीकेट में भेज देगी उस कोर्ट के पास जिसको कि उनको एग्जीक्यूट करके देना है। ठीक है, कैसे भेजेगी, चाहे बाय पोस्ट भेज दे और अदरवाइज में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकती है। टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट, जो कि उस कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, उसको भेजा जाएगा, किस लिए, ताकि वो उनको सर्व करवा दे और एग्जीक्यूट करवा दे। एंड वेयर एनी समन्स रेफर टू इन क्लॉज ए और क्लॉज सी हैज़ बीन सो सर्व्ड। ठीक है, तो समन्स टू द अक्यूज्ड पर्सन और समन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और थिंग अगर सर्व हो चुके हैं तो मतलब उस कोर्ट ने सर्व करवा दिए, फिर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 70 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू सच समन्स एज इफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट टू whom it is sent were a magistrate in the said territories। तो इन्होंने बोला कि अगर सब सेक्शन ए और सब सेक्शन सी के जो समन्स हैं, चाहे समन्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड और समन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और थिंग, वो उस कोर्ट ने सर्व करवा दिए, सर्व हो चुके हैं वो, तो अब उनकी सर्विस का जो एविडेंस है सेक्शन 70 डील कर किसके साथ करता है, प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन्स के साथ। तो इसमें क्या होता है कि जो सर्विंग ऑफिसर होता है वो अपने एफिडेविट पे ये चीज़ लिख के देता है कि हाँ समन्स सर्व हो चुके हैं। तो वही चीज़ इन्होंने क्या बोला है कि सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग जो प्रूफ ऑफ सर्विस है वो उस कोर्ट के सामने दिया जाएगा जिस कोर्ट ने कि समन्स को इशू करा है। बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि जो सर्विंग ऑफिसर होगा वो प्रूफ ऑफ सर्विस उस कोर्ट को नहीं देगा जिसने इशू करा है, पंजाब की कोर्ट के पास नहीं आएगा वो एविडेंस देने। तो जिस कोर्ट ने एग्जीक्यूट करवाया है, गुजरात की कोर्ट ने एग्जीक्यूट करवाया था ना, तो वो गुजरात की कोर्ट के सामने ही प्रूफ ऑफ सर्विस देगा और ऐसे माना जाएगा कि वही कोर्ट है जिसने कि इशू करे थे। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस ओनली प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम सबसेक्शन 2 देखते हैं। इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो वही चीज़ इंडियन कोर्ट है, इंडियन कोर्ट ने आउटसाइड इंडिया समन्स को सर्व करवाना है या वारंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है। बट इस केस में क्या रिक्वायरमेंट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अरेंजमेंट हैव बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री और प्लेस फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन ऑफ समन और वारंट इन रिलेशन टू क्रिमिनल मैटर्स। अब हमारे पास क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, सब कंट्रीज़ के साथ इंडिया की अरेंजमेंट नहीं हुई कि वो समन्स और वारंट्स को एग्जीक्यूट करवा के देंगे हमें। ठीक है, तो जिन कंट्रीज़ के साथ हमारी ये अरेंजमेंट हो रखी है, हमारी ट्रीटी साइन हो चुकी हैं, कन्वेंशंस बनी हुई हैं, तो सिर्फ उन कंट्रीज़ में ही इंडियन कोर्ट्स अपने समन और वारंट्स भेज सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, पर जिन कंट्रीज़ के साथ हमारी ये अरेंजमेंट बनी हुई है उनके केस में हम क्या करेंगे तो वो देखते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है कि क्रिमिनल मैटर्स में हमारी उनके साथ अरेंजमेंट बनी होनी चाहिए। अरेंजमेंट बनी हुई है, फिर इट में सेंड सच समन्स और वारंट इन डुप्लीकेट इन सच फॉर्म डायरेक्टेड टू सच कोर्ट जज और मैजिस्ट्रेट एंड सेंड टू सच अथॉरिटी फॉर ट्रांसमिशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर वो जो फॉरेन कोर्ट है जिसके साथ हमारी अरेंजमेंट हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखी है, हम वहाँ के जज, कोर्ट और मैजिस्ट्रेट को वो समन और वारंट डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ट्रांसमिशन के लिए मतलब भेजने के लिए उस अथॉरिटी को दे देंगे जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा हुआ है इन दिस बिहाफ।
कि फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि जो हमारी इंडियन एम्बेसी है वो ट्रांसमिट कर देगी उस कोर्ट जज और मजिस्ट्रेट के पास, तो उनके थ्रू अगर कोई और ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पज़ अपॉइंट करा है तो वो भेज देंगे उस जज कोर्ट और मजिस्ट्रेट के पास इन दी फॉरेन कोर्ट। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार मोटा मोटा फिर बता दे रही हूँ। सबसेक्शन 1 में क्या है, जिन कोर्ट्स के ऊपर BNSS अप्लाई हो रहा है उनको अपने समन्स कहाँ एग्जीक्यूट करवाने हैं। सबसे पहला विद इन इंडिया बट आउटसाइड देयर टेरिटरी। ठीक है, तो वो है सबसेक्शन 1 के फर्दर सबसेक्शन 1 में। ठीक है, उसके बाद अगर उनको करवाने हैं अपने समन्स को एग्जीक्यूट इन फॉरेन स्टेट, तो वो कब होंगे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ की कंट्री के साथ हमारी अरेंजमेंट कर रखी है रिगार्डिंग सर्विस ऑफ समन्स एंड वारंट। ठीक है, तो वो हो गया सबसेक्शन 2 में। अब हम फर्दर देखते हैं कि अगर जिन कोर्ट्स जो ये दूसरी कोर्ट्स हैं हमारी जो कि सेट टेरिटरीज नहीं हैं, उन्होंने सेट टेरिटरीज में करवानी है एग्जीक्यूट, तब कैसे होगी। फॉर एग्जांपल गुजरात की कोर्ट को करवानी है पंजाब में, या फिर जो हमारी फॉरेन कोर्ट है उसको करवानी है पंजाब में, तब वो कैसे होगा। तो सबसेक्शन 2, वेयर कोर्ट इन दी सेट टेरिटरीज हैज़ रिसीव्ड फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन। तो सेट टेरिटरीज कौन सी होंगी, हमने देखा टू विच BNSS अप्लाइज, तो जिनके ऊपर BNSS अप्लाई कर रहा है उन कोर्ट को रिसीव हुए हैं सम्मन्स और वारंट्स फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो वही 4 चीज़ें हैं जो हमने भेजी थी वही ये हमें भेजेंगे। इशूड बाय, किसने भेजे हैं, अ कोर्ट इन एनी स्टेट और एरिया इन इंडिया आउटसाइड दी सेट टेरिटरीज। ठीक है, तो इन टेरिटरीज के बाहर। दूसरी चीज़, अ कोर्ट जज और मजिस्ट्रेट इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वाला हमारा ऊपर रह गया था। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या है, वो स्टेट जो कि आउटसाइड इंडिया है बट उसके साथ हमारी अरेंजमेंट हो रखी है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने चाहे इशू करे हैं तब क्या होगा, इट शेल कॉज द सेम टू बी सर्व्ड। अब यहाँ पर इट क्या है, सेड टेरिटरी जिसके ऊपर BNSS अप्लाई हो रहा है, वो वाली कोर्ट उनको सर्व करवाएगी। कैसे, एज इफ इट वर अ समन ऑफ वारंट रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम अनदर कोर्ट इन दी सेड टेरिटरीज फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन विद इन इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो जैसे कि जिन कोर्ट्स के ऊपर BNSS अप्लाई हो रहा है, अगर उन्हीं कोर्ट्स ने इन पर भेजे होते समन्स और वारंट्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो तब ये कैसे एग्जीक्यूट करवाते। सिमिलरली वैसे ही ये फॉरेन कोर्ट ने जो समन्स भेजे हैं उनके वो एग्जीक्यूट करवा के देगी। ठीक है, एंड वेयर, अगर वारंट ऑफ अरेस्ट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट हो गए, आपने जिस पर्सन की अरेस्ट के लिए वारंट आए तो उसको अरेस्ट कर लिया, तो द पर्सन अरेस्टेड शेल एज फार एज पॉसिबल बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर स्पेसिफाइड बाय सेक्शन 82 एंड 83। तो जिस पर्सन के रिगार्डिंग जिस पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है उसके रिलेशन में हम सेक्शन 82 83 की जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, कि उनको हम प्रोड्यूस करेंगे बिफोर दी DSP कमिश्नर ऑफ पुलिस वगैरह। ठीक है, DM के सामने। और अगर उनको वारंट्स में लिखा हुआ था कि आप उनको बेल बॉन्ड दे के छोड़ सकते हो तो छोड़ देंगे, अदरवाइज़ उनकी जो बेल एप्लीकेशन है वो कहाँ लगेगी, जिस कोर्ट ने एग्जीक्यूट करवाए हैं समन्स वहाँ के CGM और कोर्ट ऑफ सेशन के सामने। ठीक है, फिर सेकंड चीज़, तो पहले तो हमने वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट हुए हैं उसकी प्रोविज़न देख ली। फिर अगर इन्होंने बोला सर्च वारंट एग्जीक्यूट हो गए हैं तो सर्च वारंट थे कि इस जगह की सर्च करो, यहाँ से ये चीज़ें मिलेंगी तो उनको कलेक्ट कर लो। ठीक है, तो अब सर्च वारंट एग्जीक्यूट हो गए, थिंग्स फाउंड इन दिस सर्च, तो चीज़ें मिल गई हैं हमें, तो जो भी चीज़ें बरामद हुई हैं उनके बारे में सो फार एज पॉसिबल मे बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड बाय सेक्शन 104। तो जो भी चीज़ें वहाँ से बरामद हुई हैं उनके साथ हम सेक्शन 104 का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 104 में क्या है, डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो जो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन चीज़ें मिलती हैं उनका डिस्पोजल कैसे होता है, तो ये हमने पहले प्रीवियस वीडियो में देख रखा है, तो इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लीजिए और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने हमें एक्सेप्शन दे दी कि प्रोवाइडेड दैट इन अ केस वेयर अ समन और सर्च वारंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, फॉरेन कोर्ट के समन्स और सर्च वारंट अगर एग्जीक्यूट हो गए हैं तो द डॉक्यूमेंट्स और थिंग प्रोड्यूस्ड और थिंग्स फाउंड इन दिस सर्च शैल बी फॉरवर्डेड टू द कोर्ट इशूइंग द समन्स और सर्च वारंट थ्रू सच अथॉरिटी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ।
तो फॉरेन कोर्ट ने हमें समन्स और सर्च वारंट भेजे थे, वो एग्जीक्यूट हो गए। बट एग्जीक्यूट होने के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट और थिंग मिली है जो बरामद हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आप उस चीज़ को उसी कोर्ट के पास भेज दोगे जिसने कि समन्स भेजे थे। तो अगर अमेरिकन कोर्ट ने हमें समन्स या सर्च वारंट भेजे थे और उन वारंट्स के एग्जीक्यूशन पे जो डॉक्यूमेंट और थिंग हमारे पास बरामद हुए हैं, हम उनको अमेरिकन कोर्ट को ही वापस भेजेंगे। बट कैसे भेजेंगे? थ्रू सच अथॉरिटी, उस अथॉरिटी के थ्रू जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन दिस बिहाफ नोटिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो वो इंडियन एम्बेसी भी हो सकती है, कोई स्पेशल ऑफिसर भी हो सकता है। तो वो अभी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन करी होगी इन रिलेशन टू डिफरेंट कंट्रीज़, तो वही कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया है चैप्टर 8। ठीक है, इट डील्स विद रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो इन चीज़ों के बारे में हमारा ये चैप्टर है। ये चैप्टर वैसे हमारे जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको सिर्फ चैप्टर का नंबर, चैप्टर नेम और जो सेक्शन नंबर है वो याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, बट हम फिर भी इसको इन डिटेल पढ़ेंगे बिकॉज हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे अपनी सीरीज़ में। तो सेक्शन 111 देख लेते हैं। इसमें सिर्फ डेफिनेशंस प्रोवाइड करी गई हैं और ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ चैप्टर 8 के पर्पज़ के लिए है। इन डेफिनेशंस में जो भी बताया गया है वो इस चैप्टर के बाहर हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको पढ़ लेते हैं। इन दिस चैप्टर अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर जो ये टर्म्स दी गई हैं उनका क्या मतलब होगा देखते हैं। तो ए पॉइंट, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का क्या मतलब होगा? मीन्स एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया in respect of which arrangement have been made by central government with the government of such country through a treaty or otherwise। ठीक है, तो वही चीज़ आगे, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वो स्टेट होगी जो कि आउटसाइड इंडिया है बट उसके साथ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रीटी या कुछ अदर अरेंजमेंट कर रखी है। ठीक है, वही मतलब जो हमने पहले देखा सेक्शन 110 में वही है, बट यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि जो अरेंजमेंट है वो किस तरह कर सकते हो आप, कि चाहे ट्रीटी से भी कर सकते हो और अदरवाइज भी कर सकते हो। बी पॉइंट, आइडेंटिफाइंग क्या क्या मतलब होगा? आइडेंटिफाइंग इंक्लूड्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो जहाँ पर भी आइडेंटिफाइंग वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब क्या है कि आपको एक प्रूफ देना है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ से डिराइव हुई, कहाँ से आई, कहाँ यूज़ हुई इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, कि क्या वो किसी क्राइम के थ्रू आपको मिली है या किसी क्राइम में यूज़ हुई है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, इसका प्रूफ देना है। सी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मीन्स एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन as a result of criminal activity including crime involving currency transfers or the value of any such property। ठीक है, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का क्या मतलब होगा? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कि आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू डिराइव करा है। ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी करी आपने, उससे आपको जो पैसे मिले उसके थ्रू, या आपने क्राइम करके ही, फॉर एग्जांपल आपने चोरी करके प्रॉपर्टी उठाई, ठीक है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो गई। एक्सटॉर्शन से आपने ली, वो क्राइम हो गई। या फिर आपने जैसे काउंटरफीट करेंसी कॉइन्स बनाए, उनको एज रियल बेच दिया, यूज़ कर लिया, तो वो जो आपके पास पैसा है उससे आपने जो चीज़ें फर्दर खरीदी, अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत सारा आपने ब्राइब ली, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ क्राइम। अब उस ब्राइब के पैसों से आपने फर्दर कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो क्या है? प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का यही इंपॉर्टेंस है इसमें। फिर आ गया डी पॉइंट, प्रॉपर्टी का क्या मतलब होगा? तो प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, वेदर कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, डीड्स, इंस्ट्रूमेंट्स evidencing title to interest in such property or assets derived or used in the commission of an offence and includes property obtained through proceeds of crime। तो प्रॉपर्टी में क्या चीज़ें आ जाएंगी? हर चीज़ आ जाएगी। वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, हर तरह की प्रॉपर्टी को इन्होंने प्रॉपर्टी टर्म में इंक्लूड कर दिया। और फर्दर इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड थ्रू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम।
तो क्राइम के थ्रू आपको जो पैसे मिले हैं, अगर उन पैसों के थ्रू भी आपने कोई चीज़ खरीदी है तो वो प्रॉपर्टी भी इस प्रॉपर्टी में काउंट हो जाएगी। ठीक है। फिर ई पॉइंट, ट्रेसिंग। ट्रेसिंग मीन्स डिटरमाइनिंग द नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। ट्रेस करने का क्या मतलब है कि आपको ये चीज़ डिटरमाइन करनी है, डिसाइड करनी है कि जो प्रॉपर्टी है उसका टाइटल कैसे आया, ओनरशिप किसकी है, ठीक है, क्या उसका सोर्स था, कैसे कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करा गया, ठीक है, कैसे कैसे लाइक उसके ट्रांसफ़र्स हुए, किस किस के नाम पर वो फर्दर ट्रांसफ़र होती गई, किस किस के पास ओनरशिप आती गई, ये सारी चीज़ ट्रेसिंग में आ जाएगी। ठीक है। तो अभी पढ़ लेते हैं सेक्शन 112, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या है कि अदरवाइज़ तो हम डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, अगर इंडियन कोर्ट ही होगी तो, कि आप ये कर लीजिए। बट अगर हमें आउटसाइड इंडिया किसी कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हम उनको एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऐसे ऑर्डर्स नहीं भेजते, हम उनको क्या करते हैं, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं। काम वही है बट उसका नाम जो है वो थोड़ा रिस्पेक्टफुल है और थोड़ा फॉर्मल है। ठीक है। तो ये बस इसीलिए यूज़ करा गया है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। सबसेक्शन 1, इफ़ इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस। ठीक है। किसी ऑफेंस के रिलेशन में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसके दौरान एन एप्लीकेशन इज़ मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एनी ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ठीक है। एप्लीकेशन आई है आपके पास, कोर्ट के पास, किसके द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा या उससे किसी सुपीरियर रैंक के ऑफिसर ने। ठीक है। तो आईओ हो सकता है या आईओ से सुपीरियर रैंक का कोई पर्सन है, उसकी एप्लीकेशन आई है। दैट एविडेंस मे बी अवेलेबल इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है। क्या एप्लीकेशन आई है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला है कि इस इन्वेस्टिगेशन में इस क्राइम के रिलेटेड कोई जो एविडेंस है वो अवेलेबल है, बट इस कंट्री में नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर किसी कंट्री में या वहाँ किसी प्लेस में अवेलेबल है। ठीक है। तो एनी क्रिमिनल कोर्ट मे इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी इन दैट कंट्री और प्लेस कंपिटेंट टू डील विद सच रिक्वेस्ट। ठीक है। तो कोई भी क्रिमिनल कोर्ट, इंडिया की कोई भी क्रिमिनल कोर्ट क्या है, जो फॉरेन कोर्ट है उसको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर सकती है। ठीक है। इशू करके क्या कहेगी, टू एग्जामिन ओरली एनी पर्सन supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। तो वहाँ पर उनकी टेरिटरी में, फॉरेन कोर्ट में, उनकी टेरिटरी में कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि रिलेटिंग टू दिस ऑफेंस अक्वेंटेड है, उसको नॉलेज है उस ऑफेंस के बारे में कुछ, तो उसको ओरली एग्जामिन करें। ठीक है। ओरली एग्जामिन क्या, पूछना। ठीक है। उसको पूछना, फिर वो बताएगा, इसको बोलते हैं ओरल एग्जामिनेशन। तो ओरली एग्जामिन कर सकते हैं उस पर्सन को। एंड टू रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ सच एग्जामिनेशन। फिर आपने जो उससे पूछा, जो उसने बताया, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इन राइटिंग रिकॉर्ड कर ली उसकी स्टेटमेंट। एंड ऑल्सो टू रिक्वायर सच पर्सन और एनी अदर पर्सन टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग विच मे बी इन हिज पोजेशन पर्टेनिंग टू द केस। अगर उस पर्सन के पोजेशन में या किसी और पर्सन के पोजेशन में उस क्राइम से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है या कोई थिंग है, तो फॉरेन कोर्ट उसको बोल सकते हैं कि आप उसको भी प्रोड्यूस करो। एंड टू फॉरवर्ड ऑल द एविडेंस सो टेकन और कलेक्टेड और ऑथेंटिकेटेड कॉपीज देयर ऑफ और द थिंग्स सो कलेक्टेड टू द कोर्ट इशूइंग सच लेटर। ठीक है। तो फॉरेन कोर्ट क्या करेगी, जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी या जो भी डॉक्यूमेंट और थिंग उसके सामने प्रोड्यूस हुआ, वो सारा रिकॉर्ड कोर्ट क्या है, टू दी इशूइंग कोर्ट भेज देगी। मतलब फॉरेन कोर्ट ओरल एग्जामिनेशन करवा के और उसका जो रिटर्न स्टेटमेंट होगी वो भेज देगी हमारे पास, इंडियन कोर्ट के पास वापस। अगर कोई डॉक्यूमेंट उस पर्सन ने प्रोड्यूस कर दिया था वो भेज देगी। ठीक है। फिर सबसेक्शन 2, द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इंडियन कोर्ट फॉरेन कोर्ट के साथ डील करेगी तो उसका जो भी प्रोसीजर होगा वो हमेशा उस तरह से ही होगा जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है। ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ फिर बता दी कि ये जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है ये आप कैसे ट्रांसमिट करोगे, कैसे भेजोगे, तो उस अकॉर्डिंगली ही भेजोगे जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा हुआ है। फिर सबसेक्शन 3,
एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट और थिंग रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 1 shall be deemed to be the evidence collected during the course of investigation under this संहिता। ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया कि अब जो भी फॉरेन कोर्ट ने आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके भेजी है या डॉक्यूमेंट और थिंग उसके सामने प्रोड्यूस हुआ था वो आपको वापस भेज दिया उस कोर्ट ने, तो अब ये स्टेटमेंट और ये डॉक्यूमेंट और थिंग ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि आपने खुद इन्वेस्टिगेशन के टाइम उसको कलेक्ट किया था। ठीक है, तो आई गेस इतना काफ़ी है आज के लिए। बाकी हम कल देखेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स और ऑन माई email ID। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस।